अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च को इस सदन में अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया है। उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ये देश, ये प्रदेश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना का जो कहर है, ये महामारी है, इससे हर चीज़ प्रभावित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम निकल रहे हैं, मगर कोरोना के कहर ने एक बात को सिखाया हमको कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है, वो उस स्तर के नहीं है जिस स्तर की हमें ज़रूरत थी। जब कोरोना आया, चाहे सरकार है चाहे लोग है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए। हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर था। आज इससे हमको सबसे बड़ी बात सीखने की ज़रूरत है कि हमारे को जो हेल्थ सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज है मगर एवरेज हैं। आज हमको स्पेशलाइजेशन नहीं, हमको सुपर स्पेशलाइजेशन की ओर जो है वो जाने की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी का जो 2019-20 का बजट था वो 83 पेजों का था। 2020-21 का जो बजट था वो 76 पेजों का हुआ। और 2021-22 का जो बजट था वो 68 पेजों का हुआ है। चौथा बजट जो है वो पेजों की संख्या जो है वो निरंतर घटती जा रही है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैंने ये बजट देखा, अगर इसको आगे से पढ़ो और आगे के बजाय अगर पीछे से पढ़ने शुरू करो, तो पैरा 261 क्या बोलता है कि इसमें जो भी लिखा है, जो भी आंकड़े हैं बजट के, रेवेन्यू रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट खास करके, उस पे प्रश्न चिन्ह है। उस पे प्रश्न चिन्ह है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे भी की भी अभी पूरी ये नहीं है कि कितनी होगी। मैं मुख्यमंत्री जी जब जवाब देंगे, मुख्यमंत्री से हम भी जानना चाहेंगे कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। जैसे कर्ज है 61,567 रुपए इस पे प्रदेश में कर्ज है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप 3 साल में ले चुके हो। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपने पिछले बजट में कहा था इट इज राउंड अबाउट 4% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक जो स्वस्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे फाइनेंशियल स्थिति ठीक होनी चाहिए, उसमें जीएसपीडी शुड नॉट बी मोर देन 3%। आपने पिछले बजट में कहा था 4%, इसमें आपने कह दिया 4.5%। और एक्चुअल जो है वो 20-21 में आपका जो है जो फिस्कल डेफिसिट है वो मुझे लगता है भारद्वाज जी 6% से भी ऊपर गया हुआ है। आपने खुद कहा है, आपने ये खुद कहा यहाँ पे, ग्रोथ रेट ऑफ जीएसपीडी विटनेस्ड ए स्लाइड ऑफ 6% इन 20-21। तो आपका जो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो मुझे लगता है 7-8% के ऊपर गया है, जो एक किसी भी प्रदेश सरकार के लिए बड़ी खतरनाक और गंभीर स्थिति है। हम अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रदेश की स्थिति क्या है। बहुत सारी समस्या हमारे आगे खड़ी है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया कि 7th पे कमीशन को पंजाब ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब के पैटर्न को फॉलो करता है। आपको जल्द जो है वो सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन देना पड़ेगा। और 7th पे कमीशन भी आपको 1 जनवरी 2016 से आपको देना पड़ेगा। बहुत बड़ी आप कैसे जूझोगे इस चीज़ों से। और अध्यक्ष महोदय, हमारा जो पिछले साल का रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू जो हमारा है, हम पीएससी की मीटिंग में थे तो हमको सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि पिछले क्वार्टर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 13% रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है, सेकंड क्वार्टर में 56% हुआ है, और थर्ड क्वार्टर में शायद बराबर हुआ है। बराबर मीन्स कि जो पिछले साल में रेवेन्यू आया था लगभग उतना आया है। फोर्थ क्वार्टर आप चल रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल हालत क्या है? आपका जीडीपी जो है वो -6.7 एक्सपेक्टेड है। तो ये जीडीपी भी जो निरंतर, जब से आपकी सरकार आई है, पहले साल में 6.5 था, फिर आपका पिछले साल आपका जीडीपी 4.5 आ गया। ये जो है ना, आपका तो निरंतर गिर रहा था,
स्टेट की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो निरंतर गिर रही थी। ये तो है ना, जैसे हमारे माननीय किसी सदस्य ने कहा, करोना तो बहाना है, सरकार ने जो है अपने कारनामों को छुपाना है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है। आपने जीएसटी लागू किया, आपने नोटबंदी लागू की, उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो शेटर हुई है। अभी माननीय बलबीर जी ने कल जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी का जिक्र आया। मेरे एक मित्र है, मैंने उनको कहा कि यार आप ना टिकट के चक्कर में आप मनमोहन सिंह जी से मिला करो। तो कहते जी उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा क्या? कहते जो वो यूरोपियन कम्युनिटीज हैं, ईसी जिसको बोलते हैं, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उससे इंग्लैंड बाहर निकला है और ईसी वालों ने, यूरोपियन कम्युनिटी ने मनमोहन सिंह जी को हायर किया कि इंग्लैंड, हमारी ईसी से बाहर निकलने के बाद इंग्लैंड, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, यूरोपियन कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। उसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को हायर किया और कहा कि हम इस कमी को और इसको में कैसे, इसमें मिनिमम हम डैमेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस देश में इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहा, देखो भारद्वाज, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं किसी का, देखो मैं क्रिटिसिज्म नहीं, देखो मेरे को क्षमा छेड़ो नहीं, हम बाहर से बड़ी मुश्किल से अंदर आया है, तो हम मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मगर जिस देश में इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, जिसको वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज, ईसी में क्या है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, स्विट्जरलैंड भी है, स्पेन भी है, सारी कंट्री, वो जब उनसे सलाह मशवरा ले सकती है, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार और मनमोदी जी उनसे सलाह नहीं ले सकते? आज हम इस दौर से, संकट के दौर में से कैसे निकले? प्रश्न तो ये है। आज कोई आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना या वो बड़ी बात नहीं है। आलोचना करने के लिए बहुत चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात ध्वाला जी ने बहुत अच्छी बात बोली आज, मैं बहुत सहमत हूं इनकी बात से। आज मैंने इनको बहुत गौर से सुना। देखो सबसे बड़ी बात है, आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं इस किताब में। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका रेवेन्यू घट रहा है, सरकार कैसे चलेगी? सरकार तो लोन पे चलेगी। आप कह रहे थे कि जी हम जब लोन लेते थे तो आप कहते लोन ले रहे जी, अब आप सत्ता में आप भी लोन ले रहे हो, काम के लिए, विकास के लिए लोन ले रहे हो। अगर इसी तरह से सरकारों को चलना पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है कर्ज के दलदल में डूब जाएंगे। आज ध्वाला जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो है, सबसे बड़ी बात है, आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, आप टैक्सेस नहीं लगा सकते। मगर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने खर्चे तो कम करें ना। इनकी बात से मैं सहमत हूं, इन्होंने हिंदी में कहा, मैं इंग्लिश में कह रहा हूं कि वाइस एंड वर्च्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। जो सत्ता में लोग ऊपर बैठे हैं वो सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन, जो कटौती, खर्चे कम करने की, अपने ऊपर तो लागू करें। जब सत्ता में लोग बैठे हुए लोग भी खर्चे को कम नहीं करेंगे तो नीचे वाले क्यों करेंगे? आज मैं देखता हूं, आज आपके मंत्रियों के पास 35-35 लाख की गाड़ियां हैं, उच्च अधिकारियों के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनके पास एक डिपार्टमेंट नहीं, 4-4 डिपार्टमेंट की 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। आज निरंतर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी ध्वाला जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया। आज हिमाचल प्रदेश में एक दौर था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत थी, लोग स्कूलों की मांग करते थे, सड़क की मांग करते थे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की मांग करते थे। आज मेरा ख्याल हिमाचल प्रदेश के हर कोने में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूद है। आज हमको उसको ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आज हमको उसको मजबूत करने की जरूरत है। आप हमको कहते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी थे, आप कहते थे स्कूल और ऑफिस और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहीं खुलती जा रही है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हो। आज राजनीति के आधार पर जो है, आज सोच को बदलने की जरूरत है। जिस भी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस खोले, कौन से वो सत्ता में आ गई? इंस्टीट्यूशन को खोल करके कोई वोट नहीं बनते हैं। मगर आज हमारी ये मानसिकता है कि हमको लोग, जहाँ कहीं भी 10 लोग 15 लोग खड़े हो गए कि जी मांग कर दी कि तहसील चाहिए जी, सब तहसील चाहिए, ITI चाहिए, कॉलेज चाहिए, हम खोलते रह रहे हैं। आप हमको आलोचना करते थे, मगर मैं आज अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार भी तो आज जो है आज यही कर रही है। अभी मैं फाइनेंशियल हालत की जिक्र कर रहा था, आपके 7th पे कमीशन आपके सिर पे खड़ा है। आपको अगले साल जो GST का शॉर्टफॉल है वो अगले साल 2000 जून के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेट नहीं करेगा। आपका वो कंपनसेट नहीं करेगा, आप उस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा करोगे?
आपके पास कम से कम 1,500 से 2,000 का शॉर्टफॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा करती है, वो शॉर्टफॉल को आप पूरा नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात है, हमको जब तक हम अपने जो खर्चे हैं उसमें कटौती नहीं कर सकते, करेंगे तो हम कुछ भी करने वाले नहीं है। अभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ध्वाला जी ने जिक्र किया कि हमको इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, हमको लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के जो जनरेशन रेवेन्यू है वो जनरेट करना पड़ेगा, जिससे सरकार के रिसोर्सेज भी बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अभी सीमेंट प्लांट्स का जिक्र किया, हम में से बहुत सारे लोग सीमेंट प्लांट्स का विरोध करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट नहीं लगने चाहिए। मैं इनका रेवेन्यू देख रहा था सीमेंट प्लांट्स का, एक एक सीमेंट प्लांट जो है हमको 150 से 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू दे रहा है। चंबा में सीमेंट प्लांट की जिक्र हुआ, गुम्मा में है, चौपाल में, हमारे चुनाव क्षेत्र के साल के, मगर आज सीमेंट प्लांट हम लगा ही नहीं पाए। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, बड़े लोग हैं, वो आने को तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत मतलब दिखते हैं, हम रिमोट एरियाज में हैं, हम मार्केट से दूर हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है। और मैं तो कई बार सदन में भी कहता हूं कि हम जब तक जो ये इंडस्ट्रियल हाउसेज है इनको इंसेंटिव्स नहीं देंगे और बड़े लार्ज स्केल पे इंसेंटिव नहीं देंगे, हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं आने वाला है। आप इंडस्ट्रियल मीट कर लो, इंडस्ट्रियल मेले कर लो, आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी आने वाला नहीं। आप इसमें चंबा वाले प्लांट के बारे में सदन में चर्चा हुई थी कि वो कह रहे हैं कि हमें रोड बना करके दो। आप रोड बना दो, अगर आप 10-15 करोड़ रुपए रोड बना करके किसी इंडस्ट्रियल हाउस को या किसी सीमेंट प्लांट वाली कंपनी को देते हो और आपको 150 से 200 करोड़ रुपए एक इंडस्ट्रियल हाउस एक साल में दे, सीमेंट प्लांट दे, एक साल में दे, सरकार को फायदा है। देखो, आप जब लगाओगे तो ही आपको आएगा। एक और बात अध्यक्ष महोदय मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो मानसिकता है ना, वो भी हमारी प्रो बिजनेस नहीं है, प्रो बिजनेस नहीं है। मुझे याद है हीरो होंडा कंपनी जो है वो एक बार हिमाचल प्रदेश में आ रही थी, इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश में था। मैं भी इस माननीय सदन का सदस्य था। नालागढ़ में उन्होंने कोई 400-500 बीघे जमीन देख ली उन्होंने, और वो फॉरेस्ट एरिया था, पेड़ नहीं थे, जंगल झाड़ी थी वहां। मगर इस सदन में इतना हो हल्ला हुआ, और एक माननीय डीएफओ उस वक्त जो वहां थे, उनका एक्सीडेंट हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, मगर उस एक्सीडेंट को उसके साथ जोड़ करके ऐसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना दिया कि जो हीरो होंडा वाले जो है वो है बहुत टॉप की कंपनी है, उत्तराखंड चली गई। और वो उत्तराखंड में वो 5,000 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट, उस एक मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा और मोटरसाइकिल वाले, इनको 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते। अभी ध्वाला जी ने जिक्र किया उत्तराखंड हमसे बात बना, मगर आज उत्तराखंड की जो हालत है, चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हालत है, चाहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे रेवेन्यू जनरेशन है, वो उत्तराखंड का हिमाचल से बेटर है। और मेरा तात्पर्य अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहने का कि हमको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश में हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। आज हमको विशेष करके जो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमको इस चश्मे को बदलना पड़ेगा। आज किसी भी सरकार, चाहे आज आप सत्ता में, कल हम सत्ता में होंगे, पहले हम थे, किसी भी सरकार को किसी भी चीज को परिवर्तन करते हुए उसमें ऐसा पिक्चर पेंट की जाती है कि जैसे खा लिया, लूट लिया, फलाना कर लिया। और उद्योगपति, कोई भी उद्योगपति उस स्टेट में आएगा जहां पे ऐसी मानसिकता खास करके विशेष करके लोगों में नहीं। और मैं एक और बात कहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड भी नेगेटिव है। मेरे कुछ मित्र है उत्तराखंड में, मैंने उनसे कहा कि आपने उत्तराखंड में अपने यूनिट क्यों लगाए? कहते जी हम आए थे आपके सेक्रेटरिएट में। मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि हम सेक्रेटरिएट में आए थे। अरे आपके अधिकारी तो यार 1 घंटे 2 घंटे तो बाहर बैठाते हैं और फिर काम भी नहीं करते हैं। उत्तराखंड में हम आए, जो चीज लगती है वो लगती है, मगर हमको चाय भी पिलाते हैं, इज्जत भी देते हैं और हमारा काम भी करते हैं। आज हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करने की जरूरत है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन आपके कैसे होगा? जो हमारे आज जो लगे हैं, कोई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आप कंप्लेंट कर दो, किसी क्रशर की कर दो, किसी फैक्ट्री वाले की कर दो, किसी कारोबारी की कर दो, और वो ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो जाता है।
तो अध्यक्ष महोदय, हिमाचल में हमको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। कल क्या हुआ, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के स्वां नदी में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको चेक करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। आज के अखबारों में है। क्या हो रहा है हिमाचल में? इलीगल काम हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। अब आपका रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा? आपके तो जो है लीकेज है, चाहे माइनिंग में लीकेज है, चाहे लकड़ियों का जिक्र अभी रामलाल जी ने किया यहाँ पे कि लीगल, अगर आप लीगली नहीं पर लकड़ी को काटने दोगे तो लोग इलीगली काट रहे हैं। अब माइनिंग में चौधरी सुखराम जी भी के एरिया में भी, मेरे एरिया में भी माइनिंग है। आप माइनिंग प्लान में देखता हूं, मैं तो माइनिंग से जुड़ा हूं, माइनिंग प्लान बनता है उसमें 50,000 टन की आपकी लिमिटेशन है। 50,000 टन अगर एक माइनिंग वाला चाहे क्रशर वाला वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, तो आप तो उसको मजबूर कर रहे हो 2 नंबर का काम करने पे। आप उसको 50,000 टन के एनुअल 50,000 टन निकालने के बजाय 1 लाख टन की परमिशन दे दो। मगर इफ्स एंड बट एंड कानून और फलाना हिमाचल प्रदेश का इतना वो है कि लोगों को जो है वो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो प्रोडक्शन, अगर इंडस्ट्रियल हाउस या कोई भी बिजनेस तब होगा कामयाब जब उसमें प्रोडक्शन होगी। मगर यहाँ पे बहुत दिखते हैं आपके इलीगल इलिसिट माइनिंग हो रही है, इलिसिट शराब का धंधा हो रहा है, इलिसिट जो है जंगल कटान हो रहा है, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। और भारद्वाज जी, आपने तो कुछ लोगों को लीगल परमिट दे दिए हैं, ये सब काम करने के लीगल परमिट दे दिए हैं। कृपया करके आप इनको रोकने की कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि सरकार की छवि और विशेष करके सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनकी छवि जो है वो खराब ना हो। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की। महेंद्र सिंह जी नहीं है, शिवा प्रोजेक्ट है, हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, आईपीएच का प्रोजेक्ट है, फलाना है। और पिछले 3.5 साल में यही सुन रहे हैं कि पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में है। 3.5 साल में तो पाइपलाइन से बाहर नहीं निकला। हम चाहेंगे कि वो एक्चुअल में है भी कि नहीं है। आप इस सदन को ये बताएं कि वो प्रोजेक्ट्स का पैसा आया भी कि नहीं आया, या वो केवल कोरी घोषणाएं थी। आपने 2016 में माननीय गडकरी जी ने, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश में, चुनाव से पहले 68 नेशनल हाईवे की घोषणा कर दी। अरे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 68 नेशनल हाईवे हो सकते हैं, मगर आपने उस वक्त ये नहीं सोचा। आपने कहा चुनाव है, अरे घोषणा कर दो, बाद में देखेंगे होगा कि नहीं होगा। आपको हम अनुरोध करेंगे, अगर आप 68 नहीं करा सकते तो कम से कम आप हर जिले में कम से कम एक 2 नेशनल हाईवे जो स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आप सैंक्शन कराओ। आप अगर 68 नहीं करा सकते तो कम से कम आप 10, 15, 20 तो कराओ। उस वक्त घोषणा कर दी कि 68 नेशनल हाईवे हो गए जी, 65,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल गया। अरे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का सारा बजट आज भी 1,25,000 करोड़ है। एक छोटे से प्रदेश को 65,000 करोड़ रुपए कहां से मिल जाने? मगर राजनीतिक स्टंट था। जैसे आपका जुमला था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बाद में आप कह दिया कि तो राजनीतिक जुमला है। तो ये जुमले जो है वो चलने वाले नहीं है। इन जुमलों से जो है आप जो है वो जो परहेज करो। अध्यक्ष महोदय, आपने डेली वेजेस की जो सैलरी है वो 25 रुपए बढ़ाई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि इसको और बढ़ाया जाए। इस पे सरकार को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डेली पेड जो वर्कर्स हैं हिमाचल प्रदेश में अब तो बहुत थोड़े रह गए। मेरे ख्याल 5,000 भी नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश में। मगर इसका एक फायदा जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, विशेष करके इंडस्ट्रियों में है, उनको फायदा होगा। 25 रुपए से तो कोई लाभ नहीं। आज 25 रुपए क्या होता है? कोई कीमत है 25 रुपए? आप अगर इसको 50 रुपए या 75 रुपए करोगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो इंडस्ट्रियों में जो लोग नौजवान काम कर रहे हैं उनको, इंडस्ट्रियल हाउसेस को और प्राइवेट सेक्टर में उनको भी वो तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए इसका जो है वो फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, नौकरी देने की बात की। आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या नौजवान में, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने की है। मैं पिछला 2019 का बजट देख रहा था, उसमें आपने कहा कि हम 20,000 जो है फंक्शनल पोस्टों को भरेंगे। पिछले साल के बजट में भी आपने कह दिया कि हम जो है वेकेंट पोस्ट को 20,000 वेकेंट पोस्ट को भरेंगे। इस बार आपने कह दिया हम 30,000 पोस्टों को भरेंगे।
तो अगर आपका पिछला 3 साल का आंकड़ा मिला दिया जाए धौला जी, 3 साल का आंकड़ा मिला लिया जाए तो ये 70,000 बनता है। मगर मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं कि पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में और आप हम सब माननीय सदस्यों के चुनाव क्षेत्र में कितने लोगों को नौकरी मिली है? मैं कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, 10,000। जब से आपकी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आई है, 10 से 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां नहीं मिली। मगर आपका आंकड़ा क्या बोलता है? इस बार आप कह रहे 30,000 लोगों को नौकरी देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, आईपीएच मंत्री जी नहीं है, आप आईपीएच में लगा रहे हैं जी। आपने पहले ही लगा दिए, 2 विधानसभा क्षेत्र में आपने भर दिए, सारे हिमाचल का कोटा 2 विधानसभा में भर दिया, और आप रिजर्वेशन का रोस्टर भी नहीं लगा रहे हो। आप मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जिसमें आपके चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा है कि एनी ऑफिसर हु डज नॉट इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन रोस्टर इन केसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी फिक्स होगी। आपने आउटसोर्स पे आईपीएच डिपार्टमेंट में आपने भर्तियां की है, एससीज एक्सचेंज ने की है, कौन जिम्मेवार होगा? मुकेश जी ने ठीक कहा, ऐसा ना हो कि जैसे जेबीटी घोटाले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है अंदर गए, ऐसा ना हो कि आपके हिमाचल प्रदेश के भी कई नेता जो है वहां ना पहुंच जाए। इसलिए जब आप सत्ता में है तो कानून का पालन करो और उसके मुताबिक ही जो होना, उसके माध्यम होना चाहिए। आपका मैं बजट पढ़ रहा था, टूरिज्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई। सिरमौर का जिक्र ही नहीं है टूरिज्म में, चंबा का जिक्र ही नहीं है, ऊना का जिक्र ही नहीं है। केवल आप जो चुनिंदा स्टेशंस हैं, शिमला है, धर्मशाला है, मनाली है, हमारा वैर नहीं है, विकसित होना चाहिए। मगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए टूरिज्म से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता है। और जो रिमोट एरियाज में, हार्ड एरियाज में, रिमोट एरियाज में जहां नेचुरल ब्यूटी है, वहां आपको टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपना ध्यान 1-2 चुनाव क्षेत्र से हटा करके वो पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिले में करें, ताकि टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। मैं बरागटा जी का भाषण सुन रहा था, बरागटा जी अखबारों की कटिंग पढ़ रहे थे, तो मैंने टोका, मैं कहा बरागटा जी हम तो आपके दिल की बात भी सुनना चाहते हैं। सेब जो हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी चलाता है, उसका नाम आपके बजट में नहीं है। सेब का जिक्र नहीं है, शिमला जिले का जिक्र नहीं है। आप क्या कर रहे हो? ये हमारी समझ से परे है। और अध्यक्ष महोदय, सिरमौर में अदरक होता है, अदरक में प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है, आप इस ओर ध्यान दें। हमारे लहसुन है, टमाटर है, इस वक्त क्या स्थिति है किसान की? मंडियों में किसान का जो माल है वो भूस के भाव बिक रहा है। सरकार जो है इस ओर जो है वो इस ओर ध्यान जो नहीं कर रही है, तो इसको करने की जरूरत है। आपने एमएलएज की जो नाबार्ड की लिमिट है उसको आपने बढ़ा दी, आपने उसको बढ़ा करके 120 करोड़ से 135 करोड़ कर दी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विधायकों से पूछना चाहता हूं, 120 करोड़ की लिमिट कितने चुनाव क्षेत्र की पूरी हुई है? हमारी तो कर विपक्ष को तो छोड़ ही दो, हमारी तो डीपीआर बनती नहीं है, सैंक्शन की बात तो बहुत दूर की है। मगर आपके सत्ता में भी जो लोग हैं, आपकी डीपीआर कितनी है? आज मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश में केवल 4-6 चुनाव क्षेत्र है। माननीय सदस्य कितना समय मैं सर 2 मिनट में मैं कितने चुनाव क्षेत्र में विकास हो रहा है? आज विकास की जो है वो धीमी, आज वो बहुत धीमी पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैंने जिक्र किया कॉलेज बिल्डिंग, कफट्टा कॉलेज है वो पूरा नहीं हुआ है। रोनहाट में कॉलेज खुले हुए आज 3-4 साल हो गए, वहाँ स्कूल के कमरों में आज भजन चल रहा है। तो पैसे के बजट की प्रावधान की जरूरत है। आप हार्ड एरियाज में, कठिन एरियाज में जहाँ पे टीचर्स नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, हम चाहेंगे सरकार से कि अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो तो वो रिक्रूटमेंट को आप पूरे हिमाचल प्रदेश विशेष करके ट्राइबल और हार्ड एरियाज में भेजें। आज सफर कौन कर रहा है? ट्राइबल एरिया, हार्ड एरिया। और वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में पहले से लेकर है, और मैं तो इस सदन में कई बार कहता हूं कि इस वैकेंसी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर अगर खाली पोस्टें हैं, आपके इस वक्त कितने एम्प्लॉई है? 2,07,000 के करीब एम्प्लॉई है। और
वैकेंसीज मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश के 15 विधानसभा ऐसे होंगे जहां पे जो फंक्शनल पोस्ट हैं, टीचर्स है, स्टाफ, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मोर देन 50% खाली होंगे। आज मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से सुबह 2 टीचर्स के ऑर्डर करा रहा था कि यार हाथ जोड़ के ले जाना पड़ता है, चलो यार स्कूलों को फिलअप करने का। तो बहुत सारे इश्यूज है अध्यक्ष महोदय जो हम चाहेंगे आप गंभीरता से विचार करें, उन पे करें। और कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने आशा वर्कर्स की मानदेय बढ़ाया है, बहुत खुशी की बात है। अगर और ज़्यादा बढ़ता तो बहुत अच्छी बात होती। मगर आपने एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि पुलिस के लोग हैं, जो जब कोरोना में सड़कों पे कोई नहीं था उस वक्त पुलिस के लोग सड़कों पे हिमाचल प्रदेश के लोगों को और इस देश के लोगों की सेवा कर रहे थे। आज पुलिस को आपने अछूता छोड़ दिया। 8 साल और डिपार्टमेंट्स में जो रेगुलर के है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 साल है, आपने पुलिस के लोगों के लिए 8 साल किया हुआ है। मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से इसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 8 साल के बजाय 3 साल किया जाए। आपके जो पुलिस के लोग हैं उनको राशन भत्ता जो है वो कितना मिलता है? 210 रुपये। 210 रुपये का मतलब क्या है? 7 रुपये प्रतिदिन। आज चाय का प्याला भी 10 रुपये का आता है। तो सुरेश भारद्वाज जी, हमारी आपसे माध्यम से मांग है मुख्यमंत्री जी से भी कि जो ये इनका राशन भत्ता है पुलिस के लोगों का, इसको जो है वो बढ़ाया जाए, कम से कम इस लेवल पे लाया जाए कि भी कि लगे इनको कि यार नहीं हमारा हुआ है। और ये इन्होंने बहुत काम किया, इनकी जो सर्विसेज है दे आर अप्रिशिएबल। आपने कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज के तनख्वाहें आपने बढ़ाई है, बहुत थोड़ी बढ़ाई है। आज की महंगाई के दौर में 300 रुपये क्या होता है? किसी के 300 रुपये, किसी के 500 रुपये, किसी के 200 रुपये। अगर आपने बढ़ाने थे तो कम से कम 1000, 1200, 1500 तो आप बढ़ाएं। महंगाई का दौर है। हम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि आज डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आप इसमें राहत दीजिए। प्रदेश सरकार, प्रदेश के लोगों को आप थोड़ा सा जो इसमें जो है राहत दीजिए, टैक्सेस कम करिए ताकि 2-2, 4-4, 5-5 रुपए पर लीटर जो है रेट्स कमा सके। आज गैस आज आपकी 900 रुपये का सिलेंडर है। आप कहते हो कि हमने तो हर घर में चूल्हे पहुंचा दिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश में गैस की जो कंजम्पशन है ना वो घट गई है। आपके चूल्हे तो जरूर बढ़े हैं मगर वो चूल्हे घरों में कोने में रखे हुए हैं, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज किसी भी गरीब आदमी के पास 900 रुपये नहीं है एक सिलेंडर के पैसे देने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। ये जो बजट है, ये बजट जो है वो डायरेक्शनलेस है और ये बजट एक रेपुटेशन है, पिछले बजटों की एक रेपुटेशन है जिसमें वही स्कीमों का नाम बदल कर जो वही बदल के किया जाता है। इसलिए मैं इस बजट को समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री नरेंद्र